हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर स्वागत है। और इसी के साथ आप सभी का स्वागत है हमारी इस महा सीरीज़ में। दोस्तों, हमारी इस महा सीरीज़ का जो मुख्य उद्देश्य है कि आपकी तैयारी है उसको एक स्ट्रेटजिक, टू द पॉइंट और अकॉर्डिंग द डिमांड ऑफ यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के हिसाब से आपको इसमें तैयारी करने का पूरी तरह से मार्गदर्शन दिया जाएगा। इसमें हम आपको सारे सब्जेक्ट करवाएंगे, जैसा कि आपको पॉलिटी के वीडियो भी मिल गए हैं उसी तरीके से आपको एसटी के वीडियो, इकोनॉमी के वीडियो भी दिए जाएंगे। दोस्तों, हमारा पूरा फोकस रहेगा वो रहेगा आपको दोस्तों बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस करंट अफेयर। और इसके साथ दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हमारा क्या रहेगा कि हम आपको केवल पढ़ाएंगे ही नहीं बल्कि आपको हम क्या करेंगे, यूज करना सिखाएंगे। और यूज करने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, आपको प्रीवियस के क्वेश्चन किसके साथ, हम प्री के भी करवाएंगे और मेंस के भी करवाएंगे। मेंस के आपको पता है कि वीक में आपको पता है कि 4 क्वेश्चन आपको वीक में मिलेंगे, उसमें आपकी कॉपी भी चेक की जाएगी। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, हम कॉपी तो चेक करेंगे बट उसके लिए आपको धैर्य रखना होगा, ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा आपको कुछ मॉडल आंसर जितने हम पे बन पाएंगे हम आपको प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ जो आपको ऐसे राइटिंग भी इसमें की जाएगी। तो कुल मिला के यह है कि आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी नॉलेज है, हमारा मुख्य उद्देश्य ये होगा कि उस नॉलेज का यूज करना आपको सिखाया जाए, एप्लीकेशन करना आपको सिखाया जाए। एप्लीकेशन ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि पढ़ते तो सभी है, इन्फॉर्मेशन सभी के पास होती है, लेकिन जो अप्लाई कर पाएगा इन द एग्जामिनेशन हॉल वही सक्सेस होकर निकल जाएगा। दोस्तों, इसमें हम बहुत आराम तरीके से, बहुत धीरे तरीके से चीज़ें पढ़ाएंगे। और 2023 में होने वाली समस्त एग्जाम, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, चाहे वो यूपीएससी हो, इन सभी के सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। बट आपको ध्यान रखना है कि आपको समझना है चीज़ों को। जितना जल्दी आप समझेंगे और जिस तरीके से आप समझेंगे वो ही आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। इसके लिए दोस्तों हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इकोनॉमी के पहले टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि इकोनॉमी का यूज क्या है, ये कहाँ कहाँ पर आएगी, इसका यूज देखते हैं सबसे पहले कि ये यूज कहाँ है इसका। दोस्तों, यूज अगर बात करें तो एक तो प्री की एग्ज़ाम, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो चाहे यूपीएससी हो, इन प्री की एग्ज़ाम में अगर हम बात करेंगे तो 1820 क्वेश्चन, 18 to 20 जो आपके क्वेश्चन होते हैं प्री के लिए, वो लगभग डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कहाँ से आते हैं, इकोनॉमी से आते हैं। और दोस्तों, इन क्वेश्चनों को तरीके की यदि मैं बात करूँ, इनके पैटर्न की यदि बात करूँ, और पैटर्न आपको पता लगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से, पैटर्न यदि आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनका पैटर्न ये होता है कि एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको क्वेश्चन पूछते हैं, है ना, और थोड़ा उनको करंट में जो करंट में हाईलाइटेड होते हैं उन्हीं को थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ के पूछेंगे। और इसमें एक चीज़ और रहेगी साथ साथ कि इसमें बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे की चीज़ भी इसमें आएगी। तो बजट और इकोनॉमिक सर्वे की चीज़ें वो भी इसमें पूछी जाएगी। लेकिन दोस्तों, ये इकोनॉमिक सर्वे एक तरह से एप्लीकेशन पार्ट होता है आपकी स्टडी का, ठीक है ना। और यदि आपने सच में इकोनॉमी अच्छी पढ़ी है तो आप उसको इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और एक चीज़ ध्यान रखना, इकोनॉमी में आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, फिर उसके बाद आपको उसके फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पे जाना है। प्री के मोस्टली सवाल आपके कॉन्सेप्ट के होते हैं, बिल्कुल बेसिक होते हैं, बस उनको घुमा के दे देते हैं। और एक चीज़ और इकोनॉमी में आपको ध्यान रखनी है, टर्मोलॉजी, जो शब्दावली है इकोनॉमी की, हम उसको कोशिश करेंगे कि आपको करवाने की कोशिश की जाए काफ़ी शब्दावली को। तो शब्दावलियों को लेकर के वो क्या है, क्यों है, कैसे है, इसको लेकर भी कई बार प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए। इसलिए दोस्तों, इकोनॉमी आपके लिए एक तो प्री में बहुत अहम रोल निभाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। प्रीलिम्स में आपको पास करवाने के लिए सबसे अहम रोल निभाएगा इकोनॉमी। इसलिए यदि इकोनॉमी को आपने बेसिक से, कॉन्सेप्ट से अच्छे से पढ़ लिया तो आपको प्री ज़्यादा दिक्कत खड़ी नहीं करेगा। एक चीज़ ध्यान रखना। इसके अलावा दोस्तों, यदि मेंस की हम बात करें तो मेंस में अगर बात करें हम GS 3 के अंतर्गत ही आता है। और GS 3 में अगर मैं आपसे बोलूं तो GS 3 में इसका रोल बहुत ज़्यादा रहता है। GS 3 में अगर इसके रोल की हम बात करें, GS 3 में अगर मैं इसके रोल की बात करूं तो GS 3 में इसका रोल है वो मुख्य रूप से 120 नंबर का होता है, लगभग मार्किंग होती है 120 नंबर की। तो GS 3 में इसका रोल काफ़ी अहम रहता है, लगभग 120 नंबर की इसकी क्या होती है, मार्किंग होती है GS 3 में। इसके अलावा इसका जो टॉपिक है ये आपको ऐसे में कई जगह निबंध में काम आएगा। एग्रीकल्चर को लेके ऐसे आ गया,
ठीक है ना। इसी प्रकार से आपके इंडस्ट्रियल लेके आ गया, या एक बार अगर आपने ऐसे देखा होगा 2016 का या 17 का, तो उसमें डायरेक्ट इकोनॉमी के लेके क्वेश्चन पूछा कि भारत में ग्रोथ लेस इकोनॉमी बढ़ रही, ग्रोथ सॉरी मतलब एम्प्लॉयमेंट लेस ग्रोथ। इसका मतलब यह है कि हम आर्थिक वृद्धि तो कर रहे हैं लेकिन हमारी रोजगार नहीं बढ़ रहा। तो इसको लेकर के भी उसने एक ऐसे में टॉपिक पूछा था। तो कुल मिला करके ये आपके ऐसे में ये हो सकता है किसी की ऑप्शनल हो तो उसको भी काफ़ी हद तक यहाँ से हेल्प मिलेगी। ऑप्शनल में, ऐसे में, GS3 में, और इसके अलावा ये कई जगह आपको ये यूज होगा, ठीक है ना। और प्रीलिम्स में इसका महत्वपूर्ण रोल रहेगा। और इसके अलावा जो रोल इनका है इंटरव्यू में, इंटरव्यू में भी इसका रोल इसलिए रहेगा क्योंकि इसके शब्दावली से जनरल क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि स्टैगफ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रही है, क्यों घट रही है, RBI को कौन सी नीति अपनानी चाहिए, सरकार को कौन सी नीति अपनानी चाहिए। तो वो सारे क्वेश्चन हैं, वो तभी समझ में आएंगे, तब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा। तो इस तरीके से हमारे लिए इकोनॉमी का हमने महत्व समझा। लेकिन दोस्तों इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखें तो आपको बिल्कुल जीरो से ये स्टार्ट की जा रही है, बिल्कुल शुरू से आपको इसमें स्टार्ट किया जाएगा। तो यदि कोई मेरा दोस्त जिसने पहले से ये चीज़ें पढ़ रखी है तो वो भी इस वीडियो को देखें, उसको कुछ न कुछ नया सीखने का अवसर ज़रूर मिलेगा। और इसके अलावा आपसे निवेदन है कि वीडियो समझाने के लिए और चूँकि आपका सिलेबस समय पे करने के लिए वीडियो की जो ड्यूरेशन है वो थोड़ी लंबी हो सकती है, थोड़ी उसकी लेंथी हो सकती है, इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखें और थोड़ा सा धैर्य रखें, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है आज हम डिस्कशन करेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स की बेसिक चीज़ों को। ये एक टॉपिक है, ठीक है ना, इसकी बेसिक चीज़ों को हम पढ़ेंगे। इससे पहले एक चीज़ और डिसाइड कर लेते हैं कि इसके लिए हम स्रोत कौन से फॉलो करना चाहिए। स्रोत कई बार हमारे मन में आता है क्वेश्चन कि स्रोत कौन से फॉलो करें। तो दोस्तों स्रोतों में 3-4 चीज़ें ही बताऊँगा मैं। एक तो बेसिक समझने के लिए आपको NCERT फॉलो करनी पड़ेगी, और NCERT अगर आप फॉलो करेंगे 9th to 12th भी करेंगे तो इससे भी आपका काम चल जाएगा। दोस्तों NCERT कितनी इंपॉर्टेंट है इसके लिए वीडियो आपको दे दिया गया है, आप वीडियो देख सकते हैं। और कुछ स्पेशल टॉपिक जो NCERT के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे, उन टॉपिक के वीडियो को भी हम डिस्कस करेंगे NCERT को, ठीक है ना। तो वो हम करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको धैर्य रखना होगा। तो एक तो आपको यदि इकोनॉमी के लिए पढ़ना है तो NCERT आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, और दूसरा यदि आपको कोई और चीज़ फॉलो करनी है एक क्लास नोट्स आप फॉलो कर सकते हैं। और क्लास नोट्सों में दोस्तों हम भी आपको कोशिश करेंगे कि ऐसे नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे जो सारी चीज़ें आपको कवर ही नहीं करनी पड़े, आपको जस्ट उनको फॉलो करते हुए अपने नोट्स बनाने। तो हम भी ये जैसे हमने भी जो नोट्स आपके लिए बनाए, ये नोट्स मैंने दोबारा अपडेट किए हैं, नए बनाए। आप पुराने नोट्स उसमें मिला सकते हैं, उससे काफ़ी डिफरेंस हो जाएंगे। तो नए नोट्स हम आपको PDF, लेकिन क्या है कि नोट्स समय समय के साथ बढ़ रहे हैं, इसलिए आपको PDF एक टॉपिक वाइज उपलब्ध करवाई जाएगी। उसको कंबाइंड जब पूरे टॉपिक खत्म हो जाएंगे तब आपको कंबाइंड करके भी PDF शेयर कर दी जाएगी। लेकिन आप अपने लेवल पर एक तो NCERT, एक आप क्लास नोट्स फॉलो कर सकते हैं किसी भी कोचिंग की, अगर आपको रिसोर्सेज चाहिए। और बुक में मुझे एक बुक जो नहीं पता लगी अभी रिसेंटली, उसमें एक बुक है श्री राम रंगगम की एक बुक है दोस्तों। इस बुक को मैं भी फॉलो कर रहा हूँ, और इस बुक में यदि आप पढ़ोगे तो इसमें बहुत ये करंट अपडेट है बिल्कुल। इसमें एक तो 2022 की अब तक की करंट अपडेट है और बेसिक चीज़ों को इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा आपको एक क्लास नोट्स है, वो भी मैंने शेयर किए हैं, दहिया IAS के सर के, उसको इसलिए शेयर किया दोस्तों। उसमें क्या है कि बहुत सारी टर्मिनोलॉजी को डिफाइन किया है, बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको इसमें डिफाइन किया। तो मेरा मुख्य उद्देश्य है कि आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर, इतनी चीज़ें बस फॉलो कर लो, इससे आपके प्री मेन सब निकल जाएंगे। बट बात वहीं आके अटक जाती है कि फॉलो तो सब करते हैं, लेकिन इनको यूज अच्छे से कौन करता है उस पर डिपेंड है, और जिसने अच्छे से इनका यूज कर लिया वो एग्ज़ाम पास करके निकल जाता है। तो इसलिए दोस्तों अब हम आपको चीज़ें बता चुके हैं कि क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। अब इसी संदर्भ में हम आगे बढ़ते हुए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक में सबसे पहला टॉपिक आपको बता दिया गया है, इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स। इन दोनों टर्मों को समझेंगे, इन दोनों में डिफरेंस क्या है इसको देखने की कोशिश करेंगे। इनके मेंस में एग्जाम कैसे बन सकते हैं, प्री में कैसे बन सकते हैं, स्टेट VCS में कैसे बनते हैं, वहाँ भी क्वेश्चनों को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो एक मैंने यहाँ लिया नोट्स इसलिए बनाया ताकि आपको ज़्यादा टाइम ना देना पड़े, और इन नोट्सों को आपको शेयर भी कर दिया गया है दोस्तों, हम फिर इनको शेयर कर देंगे आपके साथ। सबसे पहले इकोनॉमिक्स को आप बोल सकते हैं अर्थशास्त्र बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में इसको इकोनॉमिक्स बोलते हैं। दोस्तों सबसे पहले अर्थशास्त्र क्या है, सामान्यतः अर्थशास्त्र क्या है, ह्यूमन
साइंस है, या हम कह सकते हैं सामाजिक विज्ञान है। अब दोस्तों इसमें दो टर्म है, सामाजिक और विज्ञान। विज्ञान का तो जनरल एक अर्थ निकलता है, आप सभी जानते होंगे कि किसी भी चीज़ को क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित, यानी किसी भी तरह को सिस्टमेटिक तरीके से, किसी भी चीज़ को सिस्टमेटिक तरीके से अगर हम पढ़ें तो उसको बोलते हैं विज्ञान। और चूंकि इकोनॉमी समाज से जुड़ी होती है, व्यक्ति से जुड़ी होती है, व्यक्ति की गतिविधि से जुड़ी होती है, इसलिए क्या है, एक सामाजिक विज्ञान है। क्योंकि यह विज्ञान किससे जुड़ी हुई है, मानव से जुड़ी हुई है, उसकी सोसाइटी से जुड़ी हुई है, इसलिए क्या है, सामाजिक विज्ञान है। और इसको और आगे बताऊंगा किस तरीके से हम इसको सामाजिक विज्ञान कह सकते हैं। लेकिन सबसे पहले एक टर्म है कि ये सामाजिक विज्ञान है। क्यों? और सामाजिक विज्ञान है जो क्या बताती है, हमें क्या समझाती है, तो दोस्तों ये समझाती है कि सीमित संसाधन और असीमित मानवीय ज़रूरत। ध्यान रखना, आपको भी पता है कि हमारी इच्छाएं हैं वो असीमित होती है, बदलती रहती है, नई नई आती है, एक ख़त्म होती है दूसरी आ जाती है, ठीक है। लेकिन हमारे पास संसाधन सीमित है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आप समझें कि यदि भारत की बात करें, जैसे भारत है, भारत का अगर भूमि का क्षेत्रफल की हम देखें दोस्तों, तो भारत का भूमि का क्षेत्रफल कितना है, पूरे विश्व का लगभग 2.4%। लेकिन भारत के पास जनसंख्या कितनी है, 15%। तो आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो भूमि नाम का जो संसाधन है, ये भूमि नाम का जो संसाधन है ये क्या है, सीमित है। लेकिन इसकी इच्छाएं अलग है, इसकी जो यूज है वो बहुत ज़्यादा है। अब भूमि को हम कृषि में यूज करें, या उद्योग में यूज करें, या वानिकी में यूज करें, या आवास में यूज करें, या निर्माण में यूज करें, क्योंकि हम भूमि पे घर भी बनाना पड़ता है, हमें उद्योग भी बनाना पड़ता है, इंडस्ट्री बनानी पड़ती है, घर भी। तो अब हमारे समझ में आ जाएगा, क्योंकि देखो अगर हम भूमि का घर बना देंगे, अगर भूमि को मान लें कि मैं घर बना दूंगा तो फिर एग्रीकल्चर नहीं हो पाएगी, और एग्रीकल्चर नहीं हो पाएंगे तो क्या खाएंगे लोग, ठीक है। यदि मैं एग्रीकल्चर पर उद्योग बना दूंगा किसी भूमि पे तो अभी एग्रीकल्चर नहीं कर पाऊंगा, रहने की जगह नहीं मिल पाएगी। अगर मैं कृषि भी कर लूँगा, उद्योग भी चला लूँगा, लेकिन यदि पेड़ नहीं लगाऊंगा, मुझे वन काटने पड़ेंगे तो पर्यावरण को नुकसान पहुँचेंगे। तो इस सब को सिस्टमेटिक तरीके से समझाने के लिए हमारे पास एक विज्ञान है, और वो विज्ञान इकोनॉमिक्स है। तो दोस्तों जब भी आपको कहीं ये क्वेश्चन देखें, क्योंकि ध्यान रखना है यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में एक क्वेश्चन जनरल पूछते हैं, बहुत आसान तरीके से पूछते हैं, लेकिन होता 10 नंबर का है। उसको प्रेजेंट करने के लिए आपके पास फैक्ट और एग्जाम्पल होना चाहिए। तो दोस्तों हमने ये कॉन्सेप्ट समझा कि इकोनॉमी क्या है। तो इकोनॉमी पहली बात तो एक विज्ञान है जो सीमित संसाधन और असीमित मानवीय इच्छा की ज़रूरत है। जो मानवीय इच्छा है तो बहुत असीमित है, लेकिन उनको प्राथमिकता के आधार पर कि भाई पहले मुझे खेती करनी है, इंडस्ट्री लानी है, या पर्यावरण बचाना है, तो मानव की पहली प्रायोरिटी है कि भाई उसको खाने को मिल जाए, इसलिए इंडस्ट्री से पहले वो खेती को प्रायोरिटी देगा, ठीक है। तो पहले भूमि हम किसको देंगे, इंडस्ट्री को, सॉरी खेती को, ठीक है। तो पहले अगर लैंड की अगर बात करें हम, तो पहले लैंड का यूज क्या होगा, एग्रीकल्चर की। तो ये बात कौन बताता है, ये इकोनॉमी ही समझाएगी कि तुम्हें कितना एग्रीकल्चर पे इन्वेस्ट करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, क्या डिमांड है, क्या सप्लाई होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें इकोनॉमिक्स बताती है, और इसलिए इकोनॉमिक्स दोस्तों एक विज्ञान है जो सीमित संसाधन और असीमित मानवीय इच्छाओं की प्राथमिकता के आधार पर, ध्यान रखना, रीजनेबल मैनेजमेंट करती है। रीजनेबल मैनेजमेंट, और रीजनेबल मैनेजमेंट कैसे होता है, उनको पूरा करने का प्रयास करती है। पहले तो आप इस परिभाषा को समझ लो, अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। मैंने दिया एक तर्क या सीमित संसाधन, उनका एग्जाम्पल आपको मिल गया होगा, भूमि है। उसका एग्जाम्पल आपको और भी अगर चाहते हैं आप, तो देखो जल है, तो 2 एग्जाम्पल। अब असीमित मानवीय इच्छा है, तो देखो मानव की इच्छा है खेती भी करें, उद्योग भी करें, वन भी हो, आवास भी हो, रहने की व्यवस्था हो, ठीक है ना। इसी प्रकार जल के भी 50 तरह की उसकी इच्छाएं होती है, खेती भी करे, जल का घरेलू उपयोग भी करे, जल से वॉशिंग मशीन का भी यूज करे, जल का प्रयोग वो अपनी गाड़ी को सफाई करने में करे, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा उसकी इच्छा है, और संसाधन क्या है, सीमित। इन दोनों के बीच में जो संतुलन बना करके, इन दोनों संसाधनों को संतुलित करते हुए प्रायोरिटी के आधार पर रीजनेबल मैनेजमेंट करता है। रीजनेबल मैनेजमेंट का मतलब, अब इसकी बात करूँ, अगर आप समझेंगे रीजनेबल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, ये शब्द अगर आप समझेंगे तो रीजनेबल मैनेजमेंट मतलब है कि जितनी ज़रूरत है उसी आधार पर, जितनी समय की डिमांड है उसी आधार पर। जैसे अगर आपने भारत की बात की हो तो 2013 में हम क्या लेके आए, भूमि अधिग्रहण एक बिल लेके आए थे, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, यानी कि लैंड एक्विजिशन जो एक्ट लेके आए थे 2013 में। उसका मुख्य उद्देश्य था कि देखो भूमि को एक संतुलित तरीके से उपयोग किया जाए, किसमें, किसानों के लिए, उद्योगों के लिए और अन्य वर्गों के लिए। क्योंकि देखो भूमि किसानों के लिए भी ज़रूरी है क्योंकि उनको खेती करनी है, भूमि इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी है क्योंकि उनको
इंडस्ट्री लगानी है। और अन्य वर्ग जैसे भूमि कंस्ट्रक्शन वाले के लिए भी ज़रूरी है, अन्य वर्ग जैसे पर्यावरण के लिए भी भूमि की ज़रूरत है। तो ऐसी स्थिति में भूमि के 50 यूज हो गए। लेकिन 2013 के इस एक्ट ने, अब ये एक्ट कहाँ से आया, ये इकोनॉमी से आया। कुछ इकोनॉमिक्स ने बात बोली, कुछ हमारी संसद ने कानून बनाए, तो वहाँ से हमें बताया गया कि यदि हमें भूमि का प्रबंधन करना है तो हमें इस तरीके से इनमें संतुलन करना है। और संतुलन आपने देखा होगा कि किसानों की सुरक्षा के लिए, जब आप इस एक्ट को पढ़ेंगे, हम आगे एक्ट को पढ़ेंगे, तो किसानों की सुरक्षा को भी ध्यान में रखा गया है, औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा को ध्यान में रखा गया है, और उस तरीके से हमें भूमि का प्रबंधन करने की व्यवस्था की गई है। और ये सारी चीज़ हमें कौन बताती है, ये इकोनॉमिक्स बताती है। इसलिए इकोनॉमिक वह विज्ञान है जो सीमित संसाधन और असीमित मानव इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करता है और तर्क संगत आधार पर उनको प्रबंधन करता है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको समझना है कि इकोनॉमी क्या है। अब इसको आगे बढ़े, एक डेफिनेशन तो मैंने समझा दी, लेकिन अब आगे बढ़े तो इसमें से एक चीज़ हमने कीवर्ड देखा था कि ये क्या है, सीमित संसाधन। अब सीमित संसाधन कैसे है, देखो दोस्तों, यदि सरकार के पास क्या है, धन है, सरकार के पास मान लो 10 लाख करोड़ ये रुपया, ये क्या है, संसाधन। और ये कौन सा संसाधन, पूंजीगत संसाधन। भाई पूंजी है सरकार के पास, कितनी, 10 लाख करोड़। लेकिन वहीं दूसरी ओर से को भारत सरकार के पास अब ज़रूरत, इच्छाएं क्या है, भारत चाहती है उसको डिफेंस में खर्च करें, उसको एजुकेशन में खर्च करें, उसको हेल्थ में खर्च करें, ठीक है ना, उसको वेलफेयर में खर्च करें, ठीक है ना, उसको इंफ्रा विकास के लिए भी खर्च करें, इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करें। अब किस में कितना खर्च करें, इसी को ध्यान में रखने के लिए हम क्या बनाते हैं, बजट बनाते हैं। और बजट क्या है, इकोनॉमी है। तो दोस्तों यही है कि सीमित संसाधन, असीमित ये मानवीय इच्छाएं, इनके बीच में संतुलन बनाने के लिए बजट लेके आए, और यही बजट क्या है, इकोनॉमी है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाना है कि इकोनॉमी क्या है। तो इकोनॉमी क्या है, एक विज्ञान है, ठीक है ना। अब दोस्तों इसी में अगर हम आगे बढ़ें, इसी प्रकार जल की बात करें हम, एक जल का भी एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जल की अगर देखें तो जल एक सीमित संसाधन है, क्योंकि आपको पता है कि पीने योग्य जल कितना है, लगभग 2% के समथिंग है, ठीक है ना। कितना, पीने योग्य, जो पीने योग्य जल है वो कितना है, लगभग 2.2% है, 2.5 के समथिंग कुछ परसेंटेज है। अब पूरी पृथ्वी का इतना सा जल है, और ज़रूरत कितनी है, एग्रीकल्चर के लिए भी ज़रूरत है उसकी, क्योंकि एग्रीकल्चर में 50 तरह की ज़रूरत होती है, इरीगेशन के लिए ज़रूरत है उसको, ठीक है ना। एग्रीकल्चर में फार्मर्स के लिए अपनी ज़रूरत होती है उसकी या एग्रीकल्चर पशुपालन के लिए पशुओं की ज़रूरत होती है, मत्स्य पालन के लिए ज़रूरत होती है। तो इतनी उसकी क्या है दोस्तों, ज़रूरत है। और ज़रूरत मतलब उसकी डिमांड है, डिमांड मतलब उसकी इच्छा है, इतनी इच्छा है। औद्योगिक इकाइयों में भी इसकी ज़रूरत है, घरेलू उद्योगों में ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत है। लेकिन अब दिक्कत क्या आता है, दिक्कत हमारे पास ये समस्या है कि हम एग्रीकल्चर में कितना यूज करें, औद्योगिक इकाइयों में कितना यूज करें, और घरेलू क्षेत्रों में कितना यूज करें। तो इसको डिसाइड करने के लिए हमें क्या होती है, एक पॉलिसी बनानी पड़ती है, और पॉलिसी का डिसाइड का आधार होता है इकोनॉमिक्स। और इसीलिए 2013 में भारत ने राष्ट्रीय जल नीति बनाई, और राष्ट्रीय जल नीति जो 2012 की थी, इसमें भारत सरकार या संसद के द्वारा यह निर्धारित कर दिया गया कि टोटल जल का कितना परसेंटेज यूज एग्रीकल्चर में होना चाहिए, टोटल जल का कितना परसेंटेज यूज औद्योगिक इकाइयों में होना चाहिए, और टोटल जल का कितना परसेंटेज यूज घरेलू इकाइयों में होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमारे भारत सरकार के द्वारा इस नीति में बताई गई थी। तो दोस्तों एक छोटी सी परिभाषा आपको इतना ज़्यादा इंटरलिंक करनी है, क्वेश्चन कैसा भी आए, आपके पास इतने सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत ज़्यादा आप यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ मैं पेट्रोल ऑयल की, ठीक है, जीवाश्म ऑयल की बात करते हैं। अब जीवाश्म ऑयल क्या सीमित है, क्यों, क्योंकि ये नॉन रिन्यूएबल है, गैर नवीनीकरण है। क्या है, गैर नवीनीकरण और प्राकृतिक संसाधन। तो संसाधन सीमित है, लेकिन इसका यूज आप देखो, ऑयल का यूज वाहन के लिए हो रहा है, ऑयल का यूज बिजली उत्पादन के लिए हो रहा है, ऑयल का यूज आपको पता है हमारे डेली जीवन में, यदि हमारे पास पेट्रोल डीजल ऑयल नहीं हो तो मानव की जो पूरी गतिविधि है वो रुक जाती है। ऑयल का उद्योगों में हो रहा है इस पेट्रोल डीजल का यूज, ठीक है। तो इतनी जगह जब इसका यूज हो रहा है, परंतु है हमारे पास सीमित, तो फिर इकोनॉमी हमें बताएगी इसको कैसे मैनेजमेंट करना है। तो फिर इकोनॉमी ने क्या, जब इस सब्जेक्ट ने बताया कि अब हमारी ज़रूरत क्या है, अब हमें इसको और आगे बढ़ाना चाहिए, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी। और रिन्यूएबल एनर्जी ही क्या है, इकोनॉमी ने ही हमें बताई। और रिन्यूएबल एनर्जी हमें एक नई चीज़ समझाई रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में कि हमें इन पे फोकस करना चाहिए। तो दोस्तों
इकोनॉमी क्या है? एक सब्जेक्ट है जो सीमित संसाधन और असीमित मानवीय इच्छाओं की प्राथमिकताओं को तर्कसंगत आधार पर पूरा करती है, प्रबंधन करती है, उनको सिखाती है। वो सब्जेक्ट, वो साइंस क्या कहलाती है? इकोनॉमी कहलाती है। तो मुझे अब पूर्ण आशा है कि आपको इकोनॉमी नाम का एक टर्म पूरी तरह समझ में आ गया होगा। इकोनॉमिक्स बोलते हैं इसको, अर्थशास्त्र, और दूसरी होती है अर्थव्यवस्था। तो अब आपको इकोनॉमिक्स ये पूरी तरह समझ में आ गई होगी। दोस्तों इसी इकोनॉमिक्स को आगे जा करके, ये मिक्स है, ये मतलब इकोनॉमी, जब नॉर्मली हम इकोनॉमी बोल देते हैं इसको, इकोनॉमी मीन्स होता है अर्थव्यवस्था और इकोनॉमिक्स होता है एक अर्थशास्त्र। तो इसी को दोस्तों अब हम आगे देखते हैं। अभी तक हम समझ पाए कि इकोनॉमी क्या है, मतलब इकोनॉमिक्स क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आप समझ गए होंगे। अब यदि हम आगे बढ़ते हैं इसमें, तो आपके मन में एक चीज़ समझ में आ रही कि आखिर इकोनॉमी को पढ़ना कैसे है, क्या चीज़ होती है। दोस्तों इकोनॉमिक्स को अच्छी तरीके से, पहले तो क्या था कि इस इकोनॉमी के अंदर अध्ययन हम करते थे। अध्ययन क्या करते थे भाई? पर कैपिटल इनकम का भी अध्ययन करते हैं, नेशनल इनकम का भी अध्ययन करते हैं, हम गरीबी का अध्ययन भी करते हैं, बेरोजगारी का भी अध्ययन करते हैं, सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। लेकिन हुआ क्या था कि जब ये अध्ययन कंबाइंड लेवल पे चल रहा था, जब ये अध्ययन कंबाइंड लेवल पे पूरी तरह चल रहा था, तब इसमें क्या है, कुछ इशू आ रहे थे। इशू ये था कि कुछ मान लें उपभोक्ता, एक तो उपभोक्ता की बात हो रही है या एक उत्पादक की बात हो रही है, दूसरी ओर हम बात करें गरीबी की या बेरोजगारी की। तो दोस्तों इसमें यह है कि उपभोक्ता या उत्पादक, ये किस इनकी इकाई क्या होती है? व्यक्तिगत स्तर पर होती है। एक व्यक्ति उपभोक्ता हो सकता है, एक व्यक्ति उत्पादक, वो एक व्यक्तिगत इकाइयों के आधार पर। लेकिन अगर आपको गरीबी को डिफाइन करना होता है, एक होता है गरीब और एक होती है गरीबी, ये दोनों टर्म अलग अलग है। गरीब टर्म है इंडिविजुअल और गरीबी टर्म है कलेक्टिव, सामूहिक। तो बोला गया कि एक व्यक्ति, जब हमारे जो स्टडी है हमारी, उसके अध्ययन करने के लिए, मतलब किसी भी टॉपिक का अध्ययन करने के लिए हमें दो भागों में उसको बांटा गया, एक इंडिविजुअल और एक कलेक्टिव। तो ठीक उसी प्रकार से इकोनॉमी का अध्ययन करने के लिए रैगनर फ्रिंज के द्वारा, किसके द्वारा? रैगनर फ्रिंज के द्वारा, जो एक इकोनॉमिस्ट था, इनके द्वारा दोस्तों इकोनॉमी की दो शाखाएं कर दी। और वो किसके लिए? अध्ययन के पैमाने के लिए। एक शाखाएं थी माइक्रो इकोनॉमी, यानी कि किसी भी चीज़ का माइक्रो लेवल पर स्टडी करने के लिए, जो व्यक्ति के इंडिविजुअल से जुड़ी हुई हो, जो व्यक्ति से जुड़ी हुई हो। और एक है मैक्रो इकोनॉमी, जो कलेक्टिव या समग्र अध्ययन को करती हो। आपको समझ में आएगा, एक तो व्यक्ति से, जैसे ये किससे जुड़ी हुई है? उपभोक्ता से। ये किससे जुड़ी होगी? व्यावसायिक इकाइयों से। ये किससे जुड़ी होगी? विक्रेताओं से। तो इन सभी के व्यवहार का इंडिविजुअल अध्ययन करती है कौन सी? माइक्रो इकोनॉमी। तो आपको समझ में आ गई माइक्रो इकोनॉमी का। अगर आपसे कई बार स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट आते हैं कि निम्न में से कौन सा माइक्रो इकोनॉमी में आता है, आपको एक टॉपिक दिया जाएगा उपभोक्ता, एक टॉपिक दिया जाएगा आपको उत्पादक, मतलब औद्योगिक इकाइयाँ, एक आपको ऑप्शन मान ए बी और सी दे दिया आपको, मतलब राष्ट्रीय आय, और डी और आपको कुछ और दिया विक्रेता। तो इसमें से पूछ सकते हैं कि कौन सा माइक्रो इकोनॉमी में जुड़े हैं, कौन सा मैक्रो इकोनॉमी। तो मैक्रो इकोनॉमी में जो व्यापक आधार पर होगा, तो राष्ट्रीय आय उनमें से हो गई। तो इस तरीके से स्टेट पीसीएस में सवाल पूछे जाते हैं। और यूपीएससी में आपको समझने के लिए चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि माइक्रो इकोनॉमी क्या है। तो माइक्रो इकोनॉमी इकोनॉमिक्स का ही एक पार्ट है, जो मुख्य रूप से अध्ययन का एक पैमाना है, जो व्यक्तिगत आधार पर अध्ययन करता है। वहीं दूसरी ओर मैक्रो इकोनॉमी की बात करता हूँ तो एक कलेक्टिव या समग्र इकोनॉमी का अध्ययन करती है। जैसे राष्ट्रीय आय, अब राष्ट्रीय आय तो किसी एक व्यक्ति की होगी नहीं, सबकी होगी। इन्फ्लेशन का प्रभाव किसी एक व्यक्ति पर पड़ा कि नहीं, सब पे पड़ेगा। रोजगार, जो पूरी इकोनॉमी रोजगार होता है वो सभी व्यक्तियों के लिए होगा। विदेशी व्यापार को एक व्यक्ति तो करता नहीं, पूरी इकोनॉमी करेगी, इंडिया करेगी पूरी। और गरीबी, असमानता, ये सारी चीज़ें किससे जुड़ी हुई है? मैक्रो इकोनॉमी से। और ये मैक्रो इकोनॉमी के मुख्य आयाम है। इन्हीं से इकोनॉमी डिसाइड होती है कि किसी देश की इकोनॉमी किस तरीके से चल रही है, ठीक है ना। तो ये हो गई मैक्रो इकोनॉमी। और माइक्रो इकोनॉमी की बात करूँ तो दोस्तों, माइक्रो इकोनॉमी जो काम करती है वो डिमांड और सप्लाई के नियम के आधार पर करती है। दोस्तों हो सकता है आप में से बहुत सारों को पता ना हो डिमांड एंड सप्लाई का रूल क्या है। तो दोस्तों इकोनॉमी का अगर मैं बात करूँ, इकोनॉमिक्स का ये महत्वपूर्ण एक नियम है। इसमें क्या होता है कि बाजार की कीमतें या मानवीय व्यवहार किस प्रकार से बाजार में भूमिका निभा रहा है। तो डिमांड सप्लाई में है कि आपको भी पता है कि मान लो दो चीज़ें, मैं एक तरफ से उत्पादक बन जाता हूँ और एक तरफ से मैं उपभोक्ता बन जाता हूँ।
अब दोनों क्या है, दोनों इंडिविजुअल है, और इंडिविजुअल है इसलिए किस में आएगा, ये माइक्रो इकोनॉमी में। ठीक है दोस्तों। अब बात, उत्पादक क्या करेगा, उत्पादक क्या चाहेगा, क्या चाहेगा, लाभ। उपभोक्ता क्या चाहेगा, संतुष्टि। ये बात तो सही है ना। उत्पादक क्या चाहेगा कि भाई मैं कोई वस्तु उपभोग करूँ, उसके बाद मुझे संतुष्टि मिल जाए। जैसे मैंने फ्रीज खरीदा, फ्रीज बढ़िया लेकर के आ गया, फ्रीज मुझे बढ़िया सेवा दे रहा है, अच्छे से वाटर मतलब पानी को ठंडा कर रहा है, अच्छे से मेरी सब्जियों को सेफ रख रहा है, इट्स मीन्स मैं संतुष्ट हो गया। लेकिन उपभोक्ता जो इसको मैन्युफैक्चर करता होगा फ्रीज का, वो सोचता होगा कि मुझे इसमें से बेचने पर ज़्यादा लाभ हो, और ज़्यादा लाभ की क्या करेगा वो, कि कम लागत और अधिक कीमत। भाई ज़्यादा लाभ तो किसी भी चीज़ का लाभ आपको जब भी होगा जब कम लागत लगे और प्राइस आपको अच्छी मिले, तभी क्या होगा, आपको लाभ होगा। तो एक उत्पादक क्या चाहेगा कि उसकी कोई वस्तु जिसके उत्पादन में कम से कम लागत हो और उसको रिटर्न मिले, वो अधिकतम रिटर्न मिले। वो क्या होगा, उत्पादक की क्या होगी, मनोस्थिति होगी, उत्पादक का व्यवहार होगा, उत्पादक का जो इंडिविजुअल डिसीजन होगा वो ये होगा। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, एक उपभोक्ता है, जैसे आप हो, तो आप क्या चाहेंगे कि भाई मुझे 10 रुपये में या मुझे कम से कम लागत में अधिकतम संतुष्टि मिले। ये किसका व्यवहार होता है, ये उपभोक्ता व्यवहार होता है। मतलब एक फ्रीज जो ऐसा आ जाए जिसकी लागत भी कम हो और जो सारी अच्छी व्यवस्थाएं मुझे कर दें, मेरी पानी की बोतल को अच्छे से ठंडा कर दें, मुझे अच्छे से क्या करें, वो सब्जी को सही रखें, उसमें जल्दी से खराबी ना हो, तो मुझे अधिकतम संतुष्टि मिलेगी। अब ये दोनों, ये पूरी इकोनॉमी पे चलता है, उत्पादक का व्यवहार और उपभोक्ता का व्यवहार, ये माइक्रो लेवल पे। अब इन दोनों में एक चीज़ ध्यान रखना, इन दोनों में क्या होता है कि एक उत्पादक लाभ कमाने के लिए क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, वस्तुओं का उत्पादन करेगा, सप्लाई करेगा, मतलब तो वो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई बढ़ाएगा, क्योंकि उसका टारगेट क्या है, लाभ। वहीं दूसरी ओर एक उपभोक्ता वस्तुओं की डिमांड बढ़ाता है, और डिमांड क्यों, किसके लिए, उसकी संतुष्टि को पूरा करने के लिए, तो ये डिमांड बढ़ाएगा। अब डिमांड और सप्लाई, यदि मान लें उपभोक्ता ने डिमांड ज़्यादा बढ़ा दी, उपभोक्ता ने यदि किसी वस्तु की डिमांड ज़्यादा बढ़ा दी और सप्लाई उस अनुपात में नहीं आई हो पाई, तो प्राइस बढ़ जाएगी। ये आपको पता है कि डिमांड बढ़ गई, सप्लाई नहीं हो पाती, तो ऐसी स्थिति में उस वस्तु की प्राइस बढ़ जाती। ठीक इसी प्रकार से मान लें सप्लाई ज़्यादा बढ़ गई और डिमांड उस हिसाब से है नहीं, तो ऐसी स्थिति में प्राइस घट जाएगी। तो प्राइस के डिसाइड के लिए, प्राइस कम होगी ज़्यादा होगी, इसका डिसाइड करने के लिए मांग और पूर्ति का एक बैलेंस होना जरूरी है। और मांग और पूर्ति का बैलेंस कब होगा, यदि आपने देखा होगा तो बैलेंस होने के लिए ये पॉइंट होगा कि मान लो ये डिमांड है, ये सप्लाई है, जिस पॉइंट पे मिलेंगे वो पॉइंट ही आपका क्या होगा, प्राइस डिसाइड होगा। फॉर एग्जांपल, एक क्रेता है और एक विक्रेता है। विक्रेता को हम एक तरह से उत्पादक की तरह मान सकते हैं, क्योंकि ये सप्लाई कर रहा है, क्रेता उपभोक्ता की तरह, खरीदार। तो जो ये सेलर है, ये सेलर चाहेगा कि भाई मैं किसी वस्तु को इतने ज़्यादा मूल्य पे बेचूं जो बिक भी जाए और मुझे लाभ भी मिल जाए। तो मान लो एक ये प्राइस मतलब किसी वस्तु की प्राइस डिसाइड करता है 15 रुपये, कि मैं 15 रुपये की बेचूंगा तो मुझे 5 से 7 लाख रुपये का लाभ हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार एक उपभोक्ता चाहता है कि उसको ये वस्तु 10 रुपये में मिले, ताकि मुझको कम लागत में अधिकतम संतुष्टि मिल जाए। अब ये दोनों बातें करते हैं, दुकान पे जाते हैं, डिस्कशन करते हैं, वो कहेगा 15 की, वो बोलेगा नहीं 10 की। तो एक उत्पादक कभी भी किसी वस्तु की कीमत इतनी ज़्यादा नहीं देगा जो उसकी संतुष्टि के अनुपात में नहीं हो। ये बात सही है। आप किसी, जैसे पेन 5 रुपये का पेन है, तो वो 5 रुपये का ही काम करता है, तो आप 5 रुपये ही उसको देंगे, क्योंकि वो संतुष्टि आपकी 5 रुपये तक की है। लेकिन यदि वो दुकानदार बोले मुझे 10 रुपये चाहिए, तो 10 रुपये हम नहीं दे सकते। तो उपभोक्ता की अपनी उस रेंज होती है, उत्पादक। अब दूसरी ओर आप बोले 5 रुपये की बजाय 3 रुपये बोल दें, तो उत्पादक नहीं देगा, क्योंकि उसकी लागत ही 4 रुपये आई है, तो वो अपनी लागत से कम नहीं करेगा। उत्पादक अपनी लागत से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, उपभोक्ता भी अपनी कॉस्ट से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। और जहाँ ये दोनों संतुष्ट हो जाएंगे कि भाई 5 रुपये में देख, तो 4 रुपये लागत है तेरी, 1 रुपये तुझे भी बच रहा है और 5 रुपये में मुझे भी संतुष्टि मिल रही है, तो वह पॉइंट क्या होता है, प्राइस। तो मैं कुल मिलाकर इतनी बात बोला हूँ, इसका मतलब है कि माइक्रो इकोनॉमी पूरी तरह डिमांड और सप्लाई के नियम पे चलती है, और डिमांड और सप्लाई जिस पॉइंट पे मिल जाती है वही उस वस्तु की क्या कर देता है, प्राइस डिसाइड कर देता है। और इसलिए अगर आप इसको समझें, एक आपको ये दिया जा रहा है डिमांड सप्लाई का रूल, जैसे ये मान लो ये प्राइस का हुआ है, इधर से किसी वस्तु ये है डिमांड और ये है सप्लाई। अगर मान लें किसी वस्तु की, जैसे ये यहाँ मिल रहा है, शायद मैं उल्टा कर ये तो डिमांड सप्लाई का नियम कैसे काम करता है। जैसे अगर मान लो ये किसी वस्तु है,
इसकी यदि डिमांड बढ़ती है और सप्लाई यदि इसकी कम रहती है तो देखो इसकी प्राइस कहाँ डिसाइड होगी, यहाँ पे जाके डिसाइड, ये प्राइस डिसाइड होगी तो प्राइस ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। इसी प्रकार से यदि किसी बस इसकी सप्लाई क्या हो जाती है, इसकी सप्लाई ज़्यादा होगी, जैसे यहाँ 10 पे पॉइंट आ गया सप्लाई, ये सप्लाई का पॉइंट है, सप्लाई ज़्यादा होगी डिमांड कम होगी तो इसकी प्राइस क्या हो जाएगी, गिर जाएगी, ठीक है। तो डिमांड और सप्लाई का नियम यही कहता है कि अगर डिमांड ज़्यादा है और उस अकॉर्डिंग उसकी सप्लाई नहीं हो पा रही तो प्राइस बढ़ जाएगी, और यदि सप्लाई ज़्यादा है और उस अकॉर्डिंग उसकी डिमांड नहीं है तो प्राइस घट जाएगी। और इसी से पूरी माइक्रो इकोनॉमी का नियम चलता है। ये व्यक्तिगत स्तर पर होता है कि क्या डिमांड रखनी है, क्या करनी है ये। तो दोस्तों इस तरीके से होती है माइक्रो इकोनॉमी, ठीक है ना। इतनी कहानी इसकी समझाई, हो सकता है कि कई लोगों को, दोस्तों को, आपको थोड़ा बहुत लगे, लेकिन जो स्टार्टिंग कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा और हो सकता है आपको भी ये महत्वपूर्ण योगदान दे दें। तो इस तरीके से हमने माइक्रो और मैक्रो को पढ़ लिया। लेकिन एक क्वेश्चन जो यूपीएससी में कई बार पूछते हैं, या क्वेश्चन आपको हो सकता है मेंस में पूछ सकते हैं, मेन क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन दो तरीके, क्वेश्चन ये है, एक है माइक्रो और एक है मैक्रो। तो कुछ लोग कहते हैं कि इन दोनों में रिलेशन होता है, यानी कि माइक्रो मैक्रो को इफेक्ट करती है और मैक्रो माइक्रो को इफेक्ट करती है, प्रभावित करती है। दूसरी ओर एक पहलू ये है कि माइक्रो एंड मैक्रो दोनों अलग अलग हैं, कोई रिलेशन नहीं है। तो दोस्तों इसी सिचुएशन को समझना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि माइक्रो और मैक्रो में रिलेशन क्या है। दोस्तों बिल्कुल माइक्रो और मैक्रो में रिलेशन का मतलब है कि जैसे अब रिलेशन को समझें तो जैसे रिलेशन क्या है, जैसे माइक्रो उपभोक्ता क्या हो गया, उपभोक्ता क्या हो गया, माइक्रो हो गया, और पूरी इकोनॉमी क्या हो गई, मैक्रो होगी। तो आपको पता है कि उपभोक्ता अर्थव्यवस्था के पूरे कंट्रोल को ही विभाजित कर देता है, प्रभावित कर देता है। एक उपभोक्ता पूरी इकोनॉमी को प्रभावित कर देता है। कैसे? जैसे उपभोक्ता की मांग, उपभोक्ता की आस या उसका विश्वास सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को चलाता है, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को चलाता है। ध्यान रखना कैसे चलाता है, अगर मैं इसको बताता हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि कोविड-19 है, इसमें एग्जांपल शायद आगे दिया भी होगा, मैं बता भी देता हूँ। जैसे कोविड-19 है, कोविड-19 आया, कोविड-19 में जो उपभोक्ता थे उनको अचानक से एक विश्वास हुआ, और विश्वास क्या था, डर, कि यदि मैं ज़्यादा खर्च करूँगा तो हो सकता है कि मेरी इनकम क्या हो गई, कम है, और भविष्य में क्या कर सकता हूँ कि मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है। और इस डर से उसने क्या कर दिया, सेविंग कर दी। और जैसे ही उसने सेविंग करी, वो इकोनॉमी की डिमांड, इकोनॉमी की सप्लाई, सबको उसने क्या कर दिया, प्रभावित कर दिया। क्योंकि जब उपभोक्ता सेविंग करेगा तो उपभोक्ता जैसे सेविंग करेगा तो उस वस्तु की क्या हो गई, डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी, सप्लाई कम होगी तो उत्पादन कम होगा, और उत्पादन कम होगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी। तो इसलिए एक उपभोक्ता पूरी इकोनॉमी को प्रभावित कर देता है। कोविड-19 के दौरान इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, वर्तमान देख सकते हैं। क्योंकि देखो वर्तमान उपभोक्ता की डिमांड क्या है कि जैसे पहले फ़ोन कौन, एंड्रॉयड फ़ोन था शुरू में, तो लोग, सारी कंपनियां, सारी इकोनॉमियां उस एंड्रॉयड फ़ोन को ही बनाने में लगी हुई थी। अचानक से अब फ़ोन आ गया आईफोन, तो ऑब्वियसली उपभोक्ता की डिमांड कैसे हो गई, उपभोक्ता की मांग कैसे हो गई आईफोन को लेकर के, तो लोग आईफोन बनाने लग गए। तो ठीक इसी प्रकार से एक उपभोक्ता पूरी इकोनॉमी को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो जब एक उपभोक्ता पूरी इकोनॉमी को प्रभावित कर रहा है तो माइक्रो और मैक्रो में अंतर खा रहा, एक ही तो हुआ, रिलेशन तो है कि माइक्रो ने क्या कर दिया, पूरी मैक्रो को इफेक्ट कर दिया। इसी प्रकार से आपको पता है एक कंपनी के उत्पादन से ही पूरा औद्योगिक उत्पादन होता है। जैसे जीडीपी है, जीडीपी मीन्स कलेक्टिव इनकम, ठीक है, एक तरह से। लेकिन जीडीपी में जुड़ेगा क्या, अंबानी की इनकम जुड़ेगी, क्यों, अंबानी ने प्रोडक्शन किया। एक किसान की भी इनकम जुड़ेगी, क्यों, किसान ने प्रोडक्शन किया। तो एक छोटी सी कंपनी, एक छोटा सा व्यक्ति के द्वारा जो आर्थिक गतिविधि की जाती है वो पूरी जीडीपी में जुड़ती है, वो पूरे उत्पादन को बढ़ाती है। तो क्या एक छोटा सा व्यक्ति का प्रभाव पूरी इकोनॉमी में पड़ता है, नहीं पड़ता, पड़ेगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपको और चीज़ दिला दें, जैसे व्यावसायिक विश्वास से ही निवेश बढ़ता है। जैसे आपको पता है, जैसे अंबानी है या प्राइवेट जो क्या है कंपनी है। अब प्राइवेट कंपनी तो क्या होगी, इंडिविजुअल होगी, इंडिविजुअल का मतलब माइक्रो, ठीक है। अब प्राइवेट कंपनी है, अगर वो उसको लगता है कि मंदी की स्थिति है, इकोनॉमी में अभी उसको ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये क्या है, निवेशक है। अब जो प्राइवेट कंपनी है वो निवेशक है, और निवेशक का एक ही उद्देश्य होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना। लेकिन आपको पता है मंदी की स्थिति है, और मंदी की स्थिति में आपको पता है क्या होता है, डिमांड सामान्यतः कम होती है। डिमांड कम है तो सप्लाई करने का कोई फ़ायदा है ही नहीं, क्योंकि सप्लाई करेंगे तो उसके बाद प्राइस क्या मिलेगी, कम मिलेगी, और प्राइस कम मिलेगी तो आपका लाभ भी कम होगा। और इसीलिए जब लाभ कम होगा तो कोई भी निवेशक उस सिचुएशन में, किसी भी स्थिति में उसमें क्या करना नहीं चाहेगा, निवेश नहीं करना चाहिए।
तो यदि सारे एक एक प्राइवेट कंपनी निवेश नहीं करेगी तो उसका प्रभाव उसके काम करने वाले लोगों पे पड़ेगा, उसका प्रभाव इकोनॉमी की प्रोडक्शन पे पड़ेगा। तो ये कहने का मतलब है कि माइक्रो और मैक्रो दोनों अलग नहीं, बल्कि दोनों में रिलेशन है। तो आप बता सकते हैं कि माइक्रो कैसे मैक्रो को प्रभावित करती है। उपभोक्ता, एक कंपनी और एक व्यवसायिक विश्वास, इनसे पूरी इकोनॉमी प्रभावित हो रही है, अर्थात माइक्रो मैक्रो को प्रभावित करती है। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट हम देखें, इसके जस्ट अपोजिट हम देखें कि क्या मैक्रो भी माइक्रो को इफेक्ट करती है? करती है, बिल्कुल करती है। मैक्रो क्या हुआ था? विमुद्रीकरण हुआ था। विमुद्रीकरण से माइक्रो में क्या हो गया? उपभोक्ता की मांग कम हो गई, क्योंकि लोगों जैसे डिमोनेटाइजेशन किया गया था, लोगों के पास पैसे ही खत्म हो गए, लोगों के पास कैश ही नहीं बचा, तो लोगों ने डिमांड खत्म कर दी, उपभोक्ता की डिमांड एकदम डाउन हो गई। तो विमुद्रीकरण जैसी, विमुद्रीकरण क्या है? पूरी होलिस्टिक एक मनी की चीज़ है, वो क्या है? पूरी इकोनॉमी से जुड़ी हुई है। तो माइक्रो का विमुद्रीकरण या जीएसटी डिसीजन, जीएसटी आया तो जीएसटी से भी कहीं ना कहीं उपभोक्ता पे इनडायरेक्ट रूप से इफेक्ट पड़ा, उत्पादक पे इफेक्ट पड़ा इसका। तो कह सकते हैं कि मैक्रो भी माइक्रो को प्रभावित करती है। एक एग्जांपल और देख सकते हैं आप। अब दोस्तों दूसरा एग्जांपल पे हम जाते हैं। जैसा कि मैंने एक एग्जांपल बताया था कि किस तरीके से मैक्रो को प्रभावित कर रही है, ठीक है। तो एक एग्जांपल में बता दिया विमुद्रीकरण। एक एग्जांपल और बता दूं मैं, जैसे ब्याज दर। ब्याज दर क्या है? मैक्रो इंडिकेटर है, ये पूरी मैक्रो में आता है, समग्र अर्थव्यवस्था के अंतर्गत है। तो ब्याज दर अगर आरबीआई ने डिसाइड कर दिया कि ब्याज दर बढ़ानी है, तो जैसे ही ब्याज दर बढ़ेगी तो ऑब्वियसली उपभोक्ता को क्या होगा? ब्याज महंगा मिलेगा। जब ब्याज महंगा मिलेगा तो उपभोक्ता कम ब्याज लेगा, कम ब्याज लेगा तो उसकी इनकम भी कम, मतलब उसके पास मतलब रुपया कम होगा, पैसा कम होगा, तो वो डिमांड भी कम करेगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर मान लें उसने ब्याज की दर बढ़ा दी तो व्यापारियों को भी ब्याज महंगा मिलेगा, फर्मों को भी ब्याज महंगा मिलेगा, तो फर्म और व्यापारी भी उत्पादक में ज़्यादा निवेश नहीं कर पाएंगे, और जैसे ही उत्पादन में ज़्यादा निवेश नहीं कर पाएंगे तो वो पूरी इकोनॉमी को प्रभावित कर देंगे। तो कलेक्टिव लेवल पर जो ब्याज दर डिसाइड हो रही है वो एक उपभोक्ता को भी प्रभावित करती है। जीएसटी आया तो जीएसटी पूरी इकोनॉमी का पार्ट था, उसने एक गरीब आदमी को भी प्रभावित किया, क्योंकि जीएसटी एक ऐसा टैक्स है जिस गरीब को भी देना पड़ता है। तो कहने का मतलब है दो चीज़ बताइए, आपको ध्यान रखना है कि देखो रिलेशन तो है, ठीक है ना। और रिलेशन दो तरीके से, आपको पता है दो तरीके से रिलेशन होता है हमेशा कोई चीज़ में। एक रिलेशन तो यह है कि माइक्रो प्रभावित करती है मैक्रो को, और एक ये है कि मैक्रो प्रभावित करती है माइक्रो को। इन दोनों के तीन एग्जाम्पल आपको बता दिए। और दोस्तों आपको भी इसको समझ के पढ़ना है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो बात आपके समझ में आई है नहीं आई। अब ध्यान रखना, जब इतना समझ लेंगे ना तो क्वेश्चन किसी तरीके से घूम के आए आप उसको समझ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद इसी में से एक चीज़ जुड़ी हुई है, मीडियम इकोनॉमी बोलते हैं उसको, ठीक है ना, या मीडियम इकोनॉमिक्स बोल सकते हैं इसको। मीडियम इकोनॉमिक्स क्या होती है? जैसे एक होती है माइक्रो और होती है मैक्रो। ये व्यक्तिगत लेवल पे होती है, ये सामूहिक लेवल पे। लेकिन इसी के साथ आपको एक चीज़ देखनी है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो व्यक्तिगत भी होती है और सामूहिक भी होती है, जो व्यक्तिगत यूज के लिए भी होती है और सामूहिक यूज के लिए होती है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, ठीक है, रोड हुआ है ना, या हम बैंकिंग सिस्टम की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बैंकिंग सिस्टम है, पूरी इकोनॉमी के साथ भी जुड़ा होता है और एक व्यक्ति के उपभोक्ता के साथ भी जुड़ा होता है। जो मतलब कहने का मतलब है कि माइक्रो हमारी जो मध्यवर्ती चीज़ है, जो बुनियादी ढांचा है, वो सब किस में आएगा? मीडियम इकोनॉमी का पार्ट हुआ, ठीक है ना। वो दोनों को प्रभावित करेगा, वो व्यक्तिगत लेवल पे भी डिसाइड करता है और वो सामूहिक लेवल पे भी डिसाइड होता है। तो उसे बोलते हैं मीडियम इकोनॉमी या मध्यवर्ती इकोनॉमी। ये जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए इसको लाया गया। ये मुख्य रूप से किसके बीच में होती है? दोनों के बीच में होती है। एग्जाम्पल इसमें दिया गया है बुनियादी ढांचा, और ये बहुत बड़ा रोल निभाता है, आपको पता है। आप देख सकते हैं अब हमारे लिए हम बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए कितने प्रयास कर रहे हैं। तो ये क्या है? एक मध्यवर्ती इकाई, यानी कि डायरेक्ट ये इकोनॉमी को ऐड नहीं करता, लेकिन उत्पादन इकाइयों को असिस्टेंट प्रोवाइड करवाता है। जैसे कैसे करता है इसका मैं मतलब, जैसे माइक्रो लेवल पर और मैक्रो लेवल पर। जैसे माइक्रो लेवल पर आ गई कंपनी, उपभोक्ता, ठीक है। तो अगर मान लो सड़क अच्छी बनी हुई है तो कंपनी का क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो जाएगा। उपभोक्ता के लिए क्या फ़ायदा होगा? उपभोक्ता का जो भी उसको चीज़ें चाहिए, उपभोक्ता की ज़रूरत होती है, वो उपभोक्ता की पूरी जाएंगे, वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, ट्रांसपोर्टेशन खुद अपने लेवल पे ट्रांसपोर्टेशन करता है, वो अपने रिश्तेदारों से मिल सकता है, सड़क अच्छी चाहिए उसको।
तो ये हो गए माइक्रो लेवल पर क्या बुनियादी ढांचा। दूसरी ओर मैक्रो के लिए काम कैसे आएगा, अगर हमारा रोड अच्छा होगा तो ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा, ट्रेड अच्छा होगा, निर्यात बढ़ेगा। निर्यात इज द फैक्टर बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा क्या पॉजिटिव होगा तो हमारी इकोनॉमी पॉजिटिव होगी। तो एक चीज़ दूसरे से जुड़ी हुई है और ये बात बताती है मीडियम इकोनॉमी। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक मैं आपको ये समझा के आज चाहता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमी दोनों अलग नहीं है, परंतु इसका दूसरा पार्ट भी देखते हैं कि माइक्रो और मैक्रो में संबंध नहीं है। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है मैंने कि अगर व्यक्तिगत सेविंग यानी माइक्रो इकोनॉमी के लिए सही करेक्ट है, यदि एक व्यक्ति सेविंग करेगा तो वो इकोनॉमी के लिए करेक्ट है। कैसे, एग्जांपल बता दूं, अगर मान लो एक व्यक्ति ने सेविंग किया, यानी कोई व्यक्ति जिसकी इनकम है 10,000 रुपये, इसने सेविंग करके 5,000 रुपये लिए, सेविंग की। सेविंग करने के बाद ये तो ऑब्वियसली आपको पता है कि घर में तो रखेंगे नहीं, ये क्या करेगा, इसको इन्वेस्ट करेगा। अब इन्वेस्ट इसको दो जगह कर सकता है, बैंक में कर सकता है और दूसरा किसी शेयर मार्केट में कर सकता है। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेगा तो कंपनी के पास जाएगा, ठीक है, क्योंकि शेयर मार्केट मतलब कंपनियां जुड़ी होती हैं और कंपनी के पास क्या होगी, जैसे ही कंपनी के पास ये पैसा आएगा कंपनी इस पैसे को क्या करेगी, निवेश करेगी, और निवेश करेगी तो इकोनॉमी में आर्थिक क्रियाकलाप बढ़ेंगे, और जब इकोनॉमी में आर्थिक क्रियाकलाप बढ़ेंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा, और लोगों को रोजगार मिलेगा तो फिर लोगों की इनकम बढ़ेगी, फिर सेविंग बढ़ेगी, फिर ये इंसिडेंट होगा, तो इससे इकोनॉमी क्या करती जाएगी, ग्रोथ करती चलेगी। तो एक एग्जांपल होगा। दूसरी यदि मान लो बैंक में जमा करवा देता है तो बैंक के पास पैसा आएगा। अब आपको पता है कि किसी ने बैंक को जमा कराया, बैंक अपने पास तो रखेगा नहीं, उसको किसी ने किसी को क्या देगा, ब्याज पे देगा या निवेश करेगा। तो बैंक किसको ब्याज पे देगा, बैंक किसी दूसरे उपभोक्ता को देगा या किसी उत्पादक को देगा, कंपनी को। उपभोक्ता को देगा तो ये क्या करेगा, किसी वस्तु की डिमांड करेगा, और उत्पादक को देगा तो किसी वस्तु का उत्पादन करेगा, और डिमांड उत्पादन जब दोनों बढ़ेंगे तो आर्थिक क्रियाकलाप भी हमको बढ़ेंगे। आपको पता है किसी वस्तु की डिमांड होगी उतना ही उसका उत्पादन होगा, और जब उत्पादन भी बढ़ेगा डिमांड भी बढ़ेगी तो उत्पादन के लिए और लोग लगेंगे, आर्थिक क्रियाकलाप बढ़ेंगे, तो आर्थिक क्रियाकलाप बढ़ेंगे तो रोजगार बढ़ेगा। एक एक पॉइंट को समझना है आपको, मैं किस तरीके से बोल रहा हूँ। एक पॉइंट को जब मैं दूसरे पॉइंट से ऐड कर रहा हूँ तो पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए कि मैं किस तरीके से क्या मैं बोल रहा हूँ, वो सही बात है। तो आर्थिक क्रियाकलाप बढ़ेंगे, मतलब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक समोसे वाला था, वो 10 समोसे बनाता था, तो 10 समोसे बनाता था, डिमांड अचानक आ गई 15 समोसे की, तो उसको 15 बनाने थे। अब वो एक व्यक्ति की क्षमता, एक आदमी वहाँ काम करता है वो 10 ही बना सकता था, ऐसी स्थिति में उसको दूसरे आदमी को और लगाना पड़ेगा, तो 2 आदमियों को रोजगार मिल गया। इधर 15 की जगह हो सकता है किसी दिन 30 डिमांड हो जाए तो 3 आदमियों को रोजगार मिल जाएगा। तो जब ये डिमांड बढ़ेगी तो अपने आप आर्थिक क्रियाकलाप बढ़े। पहले 10 बनाता था, 20 बनाता है, 30 बनाता है, अब 30 बनाएगा तो 30 को बनाने के लिए भी उसको 3 आदमी चाहिए। इन 3 आदमियों को क्या मिल गई, इनकम मिल गई। ये 3 आदमी किसी दूसरी वस्तु को डिमांड करेंगे तो उस दूसरी वस्तु की फिर डिमांड हो जाएगी, उसका उत्पादन हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि व्यक्तिगत सेविंग इकोनॉमी के लिए अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि वो बैंक में जाती है, वो कहीं शेयर मार्केट में जाती है, फिर निवेश होता है और उससे आर्थिक क्रियाकलाप बढ़ते हैं। तो कहीं भी ये स्टैंडर्ड बहुत जगह आपको मिलेगा। क्या व्यक्तिगत सेविंग इकोनॉमी के लिए अच्छी होती है या नहीं होती है? तो आप मानना कि व्यक्तिगत सेविंग है इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है ना। लेकिन जब यह सेविंग कलेक्टिव हो, और कलेक्टिव सेविंग का मतलब मैक्रो, जब पूरी दुनिया ही सेविंग कर लग जाए, हर व्यक्ति सेविंग करने लग जाए, हर व्यक्ति जब सेविंग करेगा तो इसका मतलब वो क्या नहीं करेगा, एक्सपेंडिचर नहीं करेगा। और जब कोई व्यक्ति खर्च नहीं करेगा तो क्या नहीं करेगा, डिमांड नहीं करेगा। डिमांड नहीं करेगा तो कोई उत्पादक उत्पादन नहीं करेगा। उत्पादन नहीं करेगा तो फिर क्या होगा, बेरोजगारी होगी। बेरोजगारी होगी तो क्या होगी दोस्तों, लोगों की इनकम कम होगी। इनकम कम होगी तो लोगों की फिर डिमांड कम होगी, क्योंकि जब लोगों के पास पैसा नहीं होगा डिमांड क्या करेंगे, डिमांड कम होगी तो फिर उत्पादन क्या होगा, कम होगा, और इससे इकोनॉमी क्या चली जाएगी, मंदी की स्थिति में चली जाती है। इसलिए कलेक्टिव जो सेविंग है वो इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं होती, इंडिविजुअल सेविंग है वो इकोनॉमी के लिए अच्छी होती है। और इसका उदाहरण यदि आपको दिखाऊं तो उदाहरण देखो दोस्तों, वीडियो बड़ा हो सकता है बट आपसे निवेदन है कि धैर्य रखें। एग्जाम्पल देखो कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन के बाद कलेक्टिव सेविंग हुई, क्योंकि हर किसी को डर लग गया कि पता नहीं जॉब चली जाएगी, पता नहीं बीमार हो जाएंगे घर में से कोई,
या हमारे घर का कोई सदस्य बीमार हो सकता है क्योंकि कोविड है, बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है, इस वजह से लोगों ने खर्च करना बंद कर दिया। जैसे लोगों ने खर्च करना बंद कर दिया, डिमांड है वो कम हो गई। जैसे डिमांड कम हुई, इकोनॉमी में उत्पादन कम हो गया, उत्पादन कम हो गया तो इकोनॉमी डाउन चली गई। दोस्तों कोविड-19 के अन्य कारण भी थे, लेकिन एक कारण उसमें ये भी था, ठीक है ना। तो अब आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ, अभी तक आपको समझाने में चाह रहा था कि एक तो आप समझ गए होंगे इकोनॉमिक्स क्या है, दूसरा आप समझे होंगे माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, तीसरा इन दोनों में रिलेशन क्या है, और चौथा इन दोनों में रिलेशन नहीं है, ये भी है तो कैसे नहीं है। तो वो आपको दोनों चीज़ें इसमें एग्जाम्पल रखनी है। अगर आपसे कुछ पूछें तो आपको याद होना चाहिए। इसमें जब इतनी चीज़ें आपको पता लग जाएंगी तो जब आपको पता लगे भाई बैंक अगर ये नीति अपना रहा है तो उपभोक्ता पे क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर आरबीआई ने ये CRR बढ़ाया तो उपभोक्ता पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको घुमा के भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो इस समझदारी के साथ आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा आरबीआई क्यों कर रहा है या इकोनॉमी में ऐसा घटित क्यों हो रहा है। तो वो आपके अपने आप समझ में आ जाएगा यदि आपने ये चीज़ पढ़ी है। तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। अब आते हैं हम इकोनॉमी पे आते हैं। अभी तक हम इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे थे, जो एक सब्जेक्ट है, जो एक शास्त्र है। अब आते हैं हम इकोनॉमी पे। दोस्तों इकोनॉमी क्या है, एक सिस्टम है, और सिस्टम किसका है, आर्थिक क्रियाकलापों का, किसी क्षेत्र विशेष में। जैसे इंडिया एक क्षेत्र विशेष है, उसके आर्थिक क्रियाकलाप इन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, आर्थिक क्रियाकलाप में आता है वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन एवं उपभोग। ये क्या है, आर्थिक क्रियाकलाप है, यानी कि वो एक्टिविटी जो किसी वस्तु का उत्पादन करती है, सेवा का उत्पादन करती है और उसका उपभोग करती है, वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। तो इकोनॉमी एक सिस्टम है जो किसी क्षेत्र विशेष के अंतर्गत होने वाली समस्त इकोनॉमिक एक्टिविटी की क्या प्रकृति है, यानी क्या उसका नेचर है, क्या उसका स्टेटस, और दूसरा उसका स्टेटस क्या है। नेचर मीन्स वो आर्थिक क्रियाकलाप क्या पूंजीवाद से विचारधारा से प्रभावित है, या वो आर्थिक क्रियाकलाप समाजवाद से प्रभावित है, या उन दोनों में समाजवाद और पूंजीवाद दोनों शामिल है। इनको हम आगे डिस्कशन करेंगे कि पूंजीवाद क्या है, समाजवाद क्या है, मिश्रितवाद क्या है। लेकिन इकोनॉमी एक सिस्टम है जो कि इस क्षेत्र विशेष के आर्थिक क्रियाकलापों की प्रकृति और स्तर को बताती है। स्तर विकसित इकोनॉमी, विकासशील इकोनॉमी और अल्पविकसित। जैसे आप बात करें हम USA कैसी है, डेवलप है, सो डेवलप्ड। इंडिया डेवलपिंग। और जैसे बात करूँ मैं युगांडा रवांडा की, तो ये कहीं ना कहीं अंडर डेवलप बोलेंगे हम, तो ये अल्पविकसित देश है। तो ये क्या हम बता देंगे, अगर कोई पूछे आपसे कि भाई युगांडा की इकोनॉमी कैसी है, अरे अंडर डेवलप्ड है। USA की इकोनॉमी कैसी, डेवलप्ड इकोनॉमी। इंडिया की इकोनॉमी कैसे, डेवलप है। ये क्या है, उसके स्तर को बता दे वो किस लेवल में है, ठीक है ना। तो ये क्या है, इकोनॉमी इस चीज़ को बताती है, ठीक है ना। तो इकोनॉमी सिस्टम है, जबकि इकोनॉमिक्स एक साइंस है, एक सब्जेक्ट है। अब आप समझ गए होंगे इस चीज़ को कि मैं दो चीज़ों का अंतर आपको बता सकता हूँ। अब आगे चीज़ों को थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसमें। तो दोस्तों निश्चित रूप से वीडियो बड़ा हुआ, बट आपको बहुत सारी चीज़ें जो बिल्कुल जीरो से पढ़ रहे हैं, हो सकता है जिसने पहले भी पढ़ रखा है उनको भी नई चीज़ें किस तरीके से में इंटरलिंक करते हैं, किस तरीके से चीज़ों को जोड़ते हैं, कितने एग्जाम्पलों को कैसे यूज करते हैं, वो सारी चीज़ें हमें इसमें देखें। अब अगला ये है कि कई बार बोला जाता है कि इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट के रूप में, एक शास्त्र के रूप में कैसे डेवलप हुई, इसका विकास देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यदि मैं बात करूँ तो इकोनॉमी तो शुरू से रही है, आर्थिक क्रियाकलाप तो लोग शुरू से करते ही होंगे। हड़प्पा में देखने को मिला है, मोहनजोदड़ो मतलब हड़प्पा में मिला है, मेसोपोटामिया में मिला है। ऐतिहासिक रूप से हम कर सकते हैं इसको कि हड़प्पा सभ्यता में मिला है, ठीक है ना। ऋग्वैदिक काल में इकोनॉमिक एक्टिविटी होती थी, लोग कृषि करते थे, उद्योग करते थे, सारी चीज़ें करते थे, बैंकिंग सिस्टम भी था उनका अपना। लेकिन इसको सिस्टमेटिक तरीके से सबसे पहले जो प्रेजेंट किया था वो एडम स्मिथ ने किया था, और इसीलिए एडम स्मिथ को इसका क्या बोलते हैं, फादर या जनक बोलते हैं। एडम स्मिथ की जो बुक है उसका नाम है एन इंक्वायरी इन द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। यानी कि इसकी नॉर्मली इसका वेल्थ ऑफ द नेशन नाम आ जाता है कई बार, लेकिन ये पूरा बड़ा नाम है इसकी बुक का। इसमें इसने थोड़ा साइंटिफिक तरीके से इकोनॉमी को दिखाया, एक सिस्टमेटिक तरीके से। लेकिन इस इकोनॉमिक्स को जो ये बात हो रहा है, इकोनॉमिक्स को इसने दो रूपों में परिभाषित किया। एक तो उसने बोला कि धन का विज्ञान है, इज द साइंस ऑफ मनी,
कि हमें साइंस ऑफ मनी यानी सन मनी का कैसे यूज करना है, कैसे वो करना है, ये सब बताती है हमें। अर्थात इसने इसको क्या माना, एक साइंस माना। और दोस्तों अगर आपको पता हो तो साइंस का मतलब होता है फिक्स निर्णय। मतलब साइंस क्या होती है, एक साइंस अगर मतलब किसी चीज़ को मैं साइंस बोल रहा हूँ उसका मतलब फिक्स 100% वो एक चीज़ वो घटित होगी। जैसे किसी ने कोई अनुमान लगाया है तो 100% वो ऐसा ही होगा। साइंस का मतलब यह है, ठीक है ना। तो इसको साइंस माना, तो पहली बार अर्थशास्त्र को साइंस के रूप में इसने माना। लेकिन जैसे इसने साइंस माना ये एक विवादास्पद हो गई, क्योंकि साइंस का मतलब होता है कि हम किसी भी चीज़ का एग्जैक्ट कुछ हमारे पास डेटा होते हैं, उनके आधार पर एनालिसिस करते हुए हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं। पूर्वानुमान एक एग्जैक्ट एक फिक्स पूर्वानुमान लगा सकते हैं। जैसे साइंस के सारे रूल अपन ने पढ़े हैं, तो साइंस के जब रूल आप लोगों ने पढ़े होंगे तो उसमें यही है कि कोई भी वैज्ञानिक किसी निष्कर्ष पर तब पहुंचेगा जब वो सारे चीज़ों को एनालिसिस करेगा और उसके बाद उसके द्वारा दिया गया नियम उस सिचुएशन में हर बार सेम टू सेम लागू होगा, यानी कि वो पूर्वानुमान लगा सकता है। लेकिन जैसे इसने विज्ञान माना तो ये एक विवादास्पद हो गया, क्योंकि अगर हम बात करते हैं अर्थशास्त्र की तो धन की चीज़ है। और दोस्तों किसको क्या पता कि कल इंडिया की इकोनॉमी कैसी हो जाएगी, किसको क्या पता है कि कब हमारी ग्रोथ रेट गिर जाएगी बढ़ जाएगी। तो हम इकोनॉमी में फिक्स पूर्वानुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि ये ह्यूमन ही व्यवहार से जुड़ी हुई है, ये मानव व्यवहार से जुड़ा हुआ है और मानव के व्यवहार को कोई भी फिक्स नहीं कर सकता। मानव किस परिस्थिति में क्या व्यवहार किया करेगा इसको आज तक कोई भी फिक्स नहीं कर पाया। हालांकि मनोवैज्ञानिक रिसर्चर आए, बहुत लोग आए, लेकिन फिर भी 100% कोई फिक्स नहीं कर पाया कि मानव इस सिचुएशन में क्या प्रभाव करेगा। तो चूंकि इकोनॉमी मानवीय व्यवहार से जुड़ी हुई है, पता नहीं कब किसको क्या डिमांड हो जाए, पता नहीं कब किस प्रकार के इंसिडेंट घटित हो जाए। तो जिस प्रकार की इंसिडेंट घटित होगी, जैसे कोविड के बारे में किसी को पता नहीं था, अचानक से कोविड आ गया। अगर ये साइंस होती तो साइंस के आधार पर निर्णय ये लगाया जा रहा था कि भारत की इकोनॉमी 2024 में 5 ट्रिलियन हो जाएगी। ये साइंस मतलब इसको अगर हम विज्ञान मानते तो ये अनुमान लगाया था, और ये अनुमान विज्ञान के आधार पर लगाया जा रहा था कि इतने फैक्ट है, इतनी इकोनॉमी है, इतनी ग्रोथ है, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी इकोनॉमी इतनी हो जाएगी। लेकिन वो फेल हो गया ना, क्यों, कोविड आ गया। तो इसलिए जैसे ही मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जैसे ही इसको साइंस माना गया तो विवाद खड़ा हो गया, ठीक है। कई अर्थशास्त्री इसको साइंस नहीं मानते। लेकिन इसकी दूसरी परिभाषा देखें तो बाजार व्यवस्था है। बाजार व्यवस्था कैसे कि ये धन का निर्माण करती है, उसका उत्पादन बताती है, वितरण करती है, और उसको संबंधित जैसे मार्केट से संबंधित सारी चीज़ों को क्या सिस्टमेटिक तरीके से रेगुलेट करती है। और रेगुलेट करने का एक सिस्टम होता है डिमांड एंड सप्लाई। तो इकोनॉमी को सबसे पहले एडम स्मिथ के द्वारा 2 तरीके से प्रभावित किया कि एक धन का विज्ञान है और या एक बाजार व्यवस्था है। और एक बाजार व्यवस्था कैसी होगी, जो स्वतंत्र होगी और जिसमें निर्णय कैसे होंगे, डिमांड एंड सप्लाई से। अर्थात इसमें राज्य का कंट्रोल नहीं होगा, इसमें सारी चीज़ें किसके अकॉर्डिंग डिसाइड होंगी, डिमांड और सप्लाई के आधार पर। और यही क्या था, एक तरह से पूंजीवाद था। पूंजीवादी व्यवस्था ये कहती है कि मार्केट के निर्णय डिमांड और सप्लाई के आधार पर होंगे, यानी कि जो एक उत्पादक चाहेगा कि मुझे अच्छी से अच्छी वस्तु ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, एक उपभोक्ता चाहेगा कि मुझे अच्छा से अच्छी संतुष्टि मिले, तो दोनों जिस चीज़ की डिमांड करेंगे, जिस चीज़ का उत्पादन करेंगे, उसी से उत्पादन होगा, उसी की सप्लाई होगी। तो वो क्या, और उसी से प्राइस डिसाइड होगी। तो वो है मार्केट इकोनॉमी। और सबसे पहले एडम स्मिथ की इस व्यवस्था से ही मार्केट इकोनॉमी उत्पन्न हुई। तो सबसे पहले मार्केट इकोनॉमी आई, और मार्केट इकोनॉमी बोला गया कि लाभ 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 किस पे काम करती है, लाभ लाभ लाभ, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। लेकिन दोस्तों जब प्रॉफिट हुआ तो आपको पता है उत्पादक और उपभोक्ता इन दोनों में एक अंतर है। ये किसी चीज़ को खा करके समाप्त कर देगा, मतलब इसकी जो चीज़ ये लेगा वो दोबारा वैल्यूएबल नहीं होगी, वो पैसे नहीं देगी। उपभोक्ता ने कोई चीज़ खाई, फ्रिज लेके आया घर में फ्रिज लेके आया, फ्रिज रखा हुआ है, अब उससे कोई मनी नहीं आएगी, कोई इनकम उसकी जनरेट नहीं होगी। लेकिन एक उत्पादक है, उसने अगर कोई वस्तु बनाई है तो वो उसको क्या देगी, इनकम देगी, क्यों, उसको बेचेगा। तो जब इकोनॉमी में दोनों चीज़ें खुली हो जाए, छूट हो जाए, तो आपको पता है हमेशा इनकम बढ़ती है उत्पादक की, क्यों, क्योंकि उसके तो नई पैसे आएंगे, और उपभोक्ता की इनकम उस अनुरूप में नहीं बढ़े, क्योंकि वो उपभोग करेगा, उसको खर्च करता चला जाएगा। तो इसलिए जब इकोनॉमी को पूरी तरह खुला रखा गया तो इसमें जो बड़े बड़े लोग थे, व्यापारी बिजनेसमैन थे, वो तो होते चले गए अमीर, और दूसरे जो लोग थे कमज़ोर, वो होते चले गरीब, क्योंकि उसके पास इनकम के स्रोत दिए प्रतिदिन सीमित होते गए। इससे इकोनॉमी बढ़ गई असमानता, बढ़ गई। अब दोस्तों इकोनॉमी के लिए असमानता एक बहुत बड़ा नुकसानदायक होती है, और ये असमानता अमीरों के लिए, या मैं कह सकता हूँ जो बिजनेसमैन है, जो उत्पादक हैं,
उसके लिए नुकसानदायी होगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर कोई कंपनी जैसे अंबानी है वो अमीर है, लेकिन अंबानी की रिलायंस किससे चल रही है? जिनकी जो मध्यम वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, जो निम्न वर्ग है, इससे चल रही है। अगर इन व्यक्तियों की इनकम नहीं होगी तो अंबानी की कंपनी कभी चल ही नहीं पाएगी, क्योंकि अंबानी की सारी वस्तुओं की डिमांड कौन करेंगे? ये करेंगे। क्योंकि किसी भी इकोनॉमी में अमीरों का परसेंटेज एक होता है, गरीब मतलब जो मध्यम वर्ग और गरीब होते हैं उनका परसेंटेज 99 होता है। तो 99 व्यक्ति ज़्यादा डिमांड कर पाएंगे, एक व्यक्ति डिमांड ज़्यादा नहीं कर पाएगा। इसलिए असमानता से किसी भी इकोनॉमी को, कोई भी इकोनॉमी हो, उसको हमेशा नुकसान होगा। तो हुआ क्या था कि जब हमने बाजार इकोनॉमी को अपनाया था, असमानता बढ़ती चली गई, गरीबी बढ़ती चली गई, और जितने ज़्यादा लोग गरीबी होंगे उतनी इनकम इकोनॉमी में दिक्कत आएंगी। इसलिए एक विचारधारा और लेके आई कि नहीं, हमें क्या करना चाहिए कि हमें गरीबी और अमीरी को समाप्त करने के लिए कुछ जन कल्याणकारी चीज़ें करनी चाहिए। और जन कल्याण में 2 चीज़ लेके आए थे, एक तो टैक्स लगाओ किस पे? अमीरों पे, और उसको दो गरीबों के कल्याण में। इसका 2 फायदा हुआ। अमीरों पे जो टैक्स लगाएगा इसका सरकार लेगी टैक्स, और टैक्स को देगी क्या? गरीबों के लिए। और जैसे ही गरीबों को 500 रुपये 1000 रुपये अकाउंट में जाएंगे तो वो गरीब उसको जेब में तो रखेंगे नहीं, वो क्या करेंगे? उसको खर्च करेंगे तो वस्तु खरीदेंगे, और वस्तु खरीदेंगे किसकी खरीदेंगे? रिलायंस जियो की कोई सिम खरीद ली, रिलायंस का जियो का कोई फ़ोन खरीद लिया, और इससे अंबानी की पुनः इनकम बढ़ना चालू हो जाएगी। तो इसीलिए दोस्तों जब बाजार इकोनॉमी में कमी आई तो उनको दूर करने के लिए हम वेलफेयर बात करने लगे। और वेलफेयर का मतलब एक समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को हम सुविधाएं दें, सब्सिडी दें, गरीबों को चीज़ें दें। तो वहीं से आई समाजवादी इकोनॉमी। तो पहला फेज आया बाजारवाद का, दूसरा समाजवाद का आया, जिसमें मानवीय कल्याण को धीरे धीरे फोकस किया गया था। दोस्तों पहले मानवीय कल्याण की बात करी, लेकिन ये मानव का कल्याण था, ये भौतिकतावादी तक था कि लोगों को अच्छे खाने की चीज़ मिल जाए, लोगों को बढ़िया रहने की चीज़ें मिल जाए, उनको कपड़ा मकान तक मिल जाए, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे बात यह आई कि देखो कपड़ा मकान ये चीज़ तो मिल जाएंगी, लेकिन उसके साथ साथ उसको पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है, स्वस्थ हवा नहीं मिल रही, उसके बाद क्या होगा? तो धीरे धीरे मानव के मन में यह आया कि अकेला मानव से काम नहीं चलेगा, साथ साथ हमें पर्यावरण को लेकर के भी चलना पड़ेगा, नहीं तो मानव चाहे कितना ही अमीर हो जाए विनाश उसका भी हो जाएगा। अगर कितना अमीर व्यक्ति हो, लेकिन जब उसको बीमारी होती है तो उसको ऊपर पहुंचना ही पड़ता है। कोविड-19 के दौरान आपने चीज़ देखोगी, अच्छे अच्छे बड़े बड़े पैसे वाले भी ऊपर चले गए। रीज़न क्या था कि कोविड-19 जैसी बीमारी कहीं ना कहीं किसी तरह से एनवायरमेंटल से जुड़ी होगी। तो यदि हम एनवायरमेंटल को नुकसान पहुंचाएंगे तो भी हमारी लिए नुकसान होगा। इसलिए इकोनॉमी ने अपना एक लेवल और बढ़ाया कि अब इकोनॉमी केवल लाभ पर नहीं रहेगी, अब इकोनॉमी मानव कल्याण पर नहीं रहेगी, बल्कि इकोनॉमी पर्यावरण को भी लेकर चलेगी। दोस्तों इकोनॉमी लाभ पे नहीं रहेगी, पर्यावरण पे नहीं रहेगी, मतलब मानव पे के कल्याण पे नहीं रहेगी, गरीबों के कल्याण पे नहीं रहेगी, बल्कि अब पर्यावरण को लेकर चलेगी। यानी कि पशु पक्षी जीव जंतु पेड़ पौधे इनको साथ लेके हमें चलना पड़ेगा, और तभी जाकर के मानव का विकास हो पाएगा। और यहीं से आया SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो इस तरीके से इकोनॉमी अपने इतने लेवल पे चली गई। ये इकोनॉमी का एक विकास हुआ। अब दोस्तों हमने इकोनॉमी की काफ़ी चीज़ें देख लिया, ये वीडियो और बड़ा, अब आगे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, इसलिए इनको हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कशन करेंगे। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कशन करेंगे कि क्या इकोनॉमी राजनीति से जुड़ी होती है, क्या इकोनॉमी का संबंध राजनीति से होता है, या राजनीति को इकोनॉमी प्रभावित करती है। देखो ये बात सही है कि इकोनॉमी भी पॉलिटिक्स को प्रभावित करती है, पॉलिटिक्स भी इकोनॉमी को प्रभावित करेगा। यानी कि राजनीतिक सिस्टम इकोनॉमी को प्रभावित करेगा और इकोनॉमिक सिस्टम पॉलिटी को प्रभावित करेगा। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बहुत इंटरेस्टिंग के साथ। इसको हम श्रीलंका के मुद्दे से भी जोड़ेंगे, इसको 1991 के भारत के रिफॉर्मों से भी जोड़ेंगे, इसको डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी से भी जोड़ेंगे, इसको इंडिया USA और चाइना में जो ट्रेड वार चल रहा है उससे भी जोड़ेंगे, इससे इंटरनेशनल रिलेशन किस तरीके से प्रभावित होते हैं उसको भी देखेंगे, और इससे ये भी देखेंगे कि आज चाइना सुपर पावर बन गया तो दुनिया में सारे इंटरनेशनल रिलेशन को एकदम से अपने अकॉर्डिंग बदल दिया। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों ज़रूर देखेंगे, मिलेंगे, बहुत अच्छे से चीज़ें करेंगे। जैसे ही यदि हमारा टाइम लगता है कि सिलेबस लंबा खींचेगा, हम वीडियो की लेंथ और ज़्यादा बढ़ेंगे। अब ये पहला वीडियो था, इसलिए थोड़ा सा इसके टाइम कम रखी गई, नहीं तो वीडियो 1 से 1.5 घंटे तक, हम 1.5 घंटे तक इस वीडियो को ले जाएंगे। आपसे दोस्तों निवेदन है इस वीडियो को अंत तक देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के अंत तक देखने के बाद यदि आपको कोई भी चीज़ में डाउट हो और इस तरीके से आप कोई चीज़ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं
तो आप उसको पूछ सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ तक आपको बेसिक चीज़ें बता दी गई है। अब आके हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।